मेरी नीलम दीदी विधवा हो गई तो सब कहने लगे कि अभी जवान है तो छोटे देवर राहुल से शादी करवा देते हैं। तो छोटा देवर राहुल भी मान गया। लेकिन मेरे ससुर प्रशांत जी गुस्सा हो हुए और बिल्कुल ना। मैंने मेरी दीदी नीलम उनके रूम में रोज उनके पैरों की मालिश किया करती थी और जब वापस आए तो रो रही थी। एक दिन में घूंघट लगाकर मेरी नीलम दीदी की जगह अपने ससुर प्रशांत जी के पैरों पर तेल लगाने गई। जैसे ही उनकी पैरों पर तेल लगाया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर प्रशांत जी ने तो मेरी दीदी नीलम को तेल मालिश के लिए अपने रूम में बुलाया। वह कहने लगे मेरे पैरों पर तेल लगा दो। ये सुनकर मेरी दीदी नीलम के चेहरे पर शर्म सी महसूस सी होने लगी थी। वह नजर झुकाए उनके रूम में चली गई। मुझे अपने सर प्रशांत जी तो शुरू से ही कुछ पसंद नहीं थे, लेकिन जो कहानी वह मेरी दीदी नीलम के साथ करते थे, कई घंटे वह नीलम दीदी को अपने रूम में रखते हैं और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं था। मुझे अपनी दीदी नीलम की इस हालात पर बहुत तरस आता था। उन्हें रोज अपने रूम में तेल लगाने के लिए बुलाते और 1 घंटे वह रूम से बाहर ना आए और जब बाहर निकलती तो वह रो रही होती है। जब मैं अपनी नीलम दीदी से वजह पूछती तो कुछ भी ना बताती थी। बेब्स के आंसुओं से भारी आंखों से मुझे देखते हुए अपनी रूम में चली जाती। जब भी मेरी नीलम दीदी ससुर प्रशांत जी के रूम में जाती मेरा ध्यान वही लगा रहता। मालिक किसी पर ऐसा बड़ा वक्त अपना लेकर आए जैसा नीलम दीदी ने देखी नहीं थी। जब तक उनके हस्बैंड जिंदा थे उनके चेहरे पर कभी मुस्कान गायब नहीं हुई थी। वह हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। मेरे ससुर प्रशांत जी का व्यवहार नीलम दीदी के साथ थोड़ा कड़क था, लेकिन विक्रम भाई की प्यार का असर था कि नीलम दीदी ससुर प्रशांत जी के व्यवहार को भी हंसकर सह जाती थी। लेकिन अब जो मुसीबत से वह गुर जट चुकी थी उनके लिए ये सदमा कम नहीं था और उन पर मेरे ससुर प्रशांत जी बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। विक्रम भाई की बीमारी ने हम सबको परेशान कर दिया था। जैसे नीलम दीदी की तो खुशियां ही छीन ली थी। हमारे बसे बसाए घर को उस समय किसी की नज़र लगी जब विक्रम भाई को हार्ट अटैक हुआ। वह 3 महीने में ही चल बसे। मेरी बड़ी दीदी नीलम पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं उन्हें संभालने लगी। एक तरफ मेरी सासू माँ का रो रो कर बुरा हाल था, दूसरी तरफ मेरी दीदी नीलम की तबीयत ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश आया था, लेकिन वह विक्रम कहते फिर से बेहोश हो जाती थी। हमारे हंसते घर को किसी की नज़र गई थी। मेरी सासू माँ बीपी की मरीज थी। जवान बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं ना कर पी थी। मेरी सासू माँ अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करती थी। जैक जी की मौत के पूरे 10 दिन बाद ही सासू माँ भी चल बसी थी। हम लोगों पर एक के बाद एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। हम तरफ परेशानी से बहुत गिर गए थे। मेरी नीलम दीदी के हालात खराब थी। वह चिल्लाने लगती, कहती थी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कैसे तुम्हारे बिना। मैं उसे वक्त घर में अकेली महिला थी जो इस घर को संभाली हुई थी और मेरे पति के बस 4 भाई थे। मेरा पति रोहित से छोटा मेरा देवर विनय भी था। विक्रम, जैक जी और नीलम दीदी की शादी कोर्ट मैरिज हुई थी, इसलिए दोनों में प्यार भी बहुत था। लेकिन जो सदमा नीलम दीदी को लगा था वह बहुत बड़ा था। एक तरफ नीलम दीदी थी तो दूसरी तरफ मेरी ससुर प्रशांत जी अपने पहले बेटे का गम उसके बाद अपनी बीवी के सदमे में थे। मैं कभी देखभाल करती तो कभी नीलम दीदी को तसल्ली देने की कोशिश करती। नीलम दीदी देखने में बेहद सुंदर थी। 2 ही महीने में बिल्कुल कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक होने लगा। इंसान तकलीफ के साथ शायद समझौता भी कर लेता है। नीलम दीदी भी अब कुछ संभल नहीं पाई थी, लेकिन कभी कभी जब विक्रम जैट की याद आई तो वह मेरे गले लगकर रोने लगती। मैं दीदी को दिलासा देने लगती, लेकिन आंखें तो मेरी भी भीग जाती थी। यह ऐसा गम है कि जो महिला को लग जाए वही उस मुसीबत को जान सकता है। नीलम दीदी की सिसकियां मुझे कभी कभी रोने पर मजबूर कर देती थी। 7 साल का प्यार उसके उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी, क्योंकि मेरी ससुर प्रशांत जी इस शादी पर राजी नहीं थे। कहते थे ये दूसरे बिरादरी की लड़की है। फिर मेरी शादी पति के घरवालों की मर्जी से हुई थी और विक्रम भाई ने सभी का दिल जीत कर नेहा दीदी से शादी की थी। मेरे ससुर प्रशांत जी मुझे शुरू से ही बहुत इज्जत देते थे। नीलम दीदी को हर वक्त घरते रहते थे उनके खाने में कमी निकलते, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनके बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। लेकिन नीलम दीदी ने मेरे ससुर प्रशांत जी के कड़वी बात सुनकर भी कभी बुरा नहीं माना था। दीदी हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कहती थी पिताजी खुद ही ठीक हो जाएंगे। अपने ससुर प्रशांत जी का व्यवहार कभी कभी मेरे हाथ से बाहर हो जाता था तो नीलम दीदी से कहती, प्यार तो विक्रम भाई ने भी आपसे किया है, फिर पिताजी ताने सिर्फ आपको को क्यों देते हैं।
मुझे अपनी नीलम दीदी की चुप्पी पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था और दुख भी होता था, लेकिन वह तो मेरे होते हुए भी जी न सके। उनकी बातें, उनकी यादें मेरा दिल भी तोड़ देती हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छा समझती कि भगवान की मर्जी के सामने हम सब बेबस और मजबूर हैं। कुछ दिन में नीलम दीदी ने खुद को बहुत संभाल लिया था। मेरी ससुर प्रशांत भी नीलम दीदी से ही नहीं बल्कि उनके घरवालों से भी जलते थे। शादी के बाद भी उन्होंने विक्रम भाई से साफ मना कर दिया था कि तुम्हारे ससुराल वालों को मेरे घर में आने की इजाजत नहीं है। इसलिए विक्रम भाई ही नहीं दीदी को उनके माता पिता से मिलवाने ले जाते थे, और अभी उनके बच्चे भी नहीं थे। और दूसरी तरफ मेरे ससुर प्रशांत जी जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो मेरे ससुर प्रशांत जी से कहने लगी कि वह अभी अपने पति से बेपनाह प्यार करती है। वह कैसे उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया। मेरे ससुर प्रशांत जी ने तो उन्हें बहुत बड़ी बात तो कह दी। कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम सारी जिंदगी ऐसे ही इसके नाम पर बीता लो तो मैं तुमको मान जाऊंगा। मेरे ससुर प्रशांत जी की ऐसी सोच पर मुझको को बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन नीलम दीदी के माता पिता कहने लगे कि तुम अपना सारा सामान बांध लो, अब तुम्हारा यहाँ कोई रिश्ता नहीं रह गया है नीलम, तुम यहाँ एक भी नहीं रहोगी। लेकिन नीलम दीदी ने अपने घरवालों को साफ माना कर दिया। वह कहने लगी, मैं पूरी जिंदगी विक्रम के नाम पर इसी घर में गुजरूंगी, इसलिए मम्मी पापा आप वापस चले जाएं। ये सुनकर सभी लोगों को नीलम दीदी के इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, लेकिन मेरे ससुर प्रशांत जी बहुत ही जजी ने नीलम दीदी के साथ किया था, वह बहुत गलत था। नीलम दीदी एक काली चादर ओढ़ कर ही रखती थी और मेरे साथ रसोई में हाथ बटा लगी। मैं उन्हें मना करती रह जाती, लेकिन वह फिर भी मानती नहीं थी। कहने लगती, मेरा मन भी लगा रहेगा, मेरे बेटे प्रियांश को भी अपने पास बहुत ज्यादा रखती है। मैंने सोचा, चलो कुछ तो ठीक है, वरना हर वक्त विक्रम भाई के लिए बैठी बैठी रोती रहती थी। एक दिन मेरी ससुर प्रशांत जी ने हद ही कर दी। हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब मेरे ससुर प्रशांत जी गुस्से से रूम से बाहर आए और नीलम दीदी दा से कहने लगे, तुम्हें बस अपने खाने पीने की चिंता है, यह नहीं मालूम कि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। जाओ जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर मेरी रूम में लेकर आऊं। ये सुनकर तो हम सबको ही उनकी बात पर गुस्सा आया। सामने कुर्सी में बैठे मेरे देवर विनय का चेहरा भी उनकी बात सुनकर गुस्सा सा हो गया, लेकिन वह बड़े थे इसलिए हम उनके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इससे पहले नीलम दीदी उठती, मैं चेहर से उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, दीदी आप ब्रेकफास्ट करें, पिताजी को ब्रेकफास्ट मैं बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगी, आज के बाद मेरा हर तुम्हारी बड़ी दीदी ही करेगी। वह शायद नीलम दीदी को सजा देना चाहते थे। अजीब व्यक्ति थे, वह पहले ही गम में डूबी हुई थी, वो हमदर्दी प्यार की हकदार थी। वो ससुर प्रशांत को का ब्रेकफास्ट बनाकर उनके रूम में चली गई, लेकिन वापस पूरे 1 घंटे के बाद आई। जब तो बाहर निकली तब दीदी बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कुछ नहीं बोली और अपने रूम में चली गई। मुझे लगा ससुर प्रशांत जी ने जरूर इस बेचारी का जीना दुश्वार कर किया होगा, लेकिन जो कुछ मेरे ससुर प्रशांत जी उस नीलम दीदी के साथ कर रहे थे वह तो हम में से कोई भी सोच नहीं सकता था। रात की बर्तन धोने की जिम्मेदारी नीलम द दीदी का हाथ जबरदस्ती पकड़ा हुआ था और नीलम दीदी उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी। उन दोनों की पीठ मेरे तरफ थी। वो बोली, विनय मेरा हाथ छोड़ो, यह क्या बदतमीजी है। मैंने यह बात सुनी तो गुस्से से रसोई में चली गई। उन बेचारी का पति क्या मर गया जैसा सबको किसी चीज की जंग सवार हो गई हो। मेरे ससुर प्रशांत जी दिन भर नीलम दीदी पर चिल्लाते रहते और अब मेरा देवर विनय उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने नीलम दीदी का हाथ देखा मेरा गुस्सा बहुत तेज हो गया। दीदी के हाथ से हल्का खून निकलने लगा था। मैंने उनसे ट्यूब लगाने को बोला, लेकिन दीदी मुझसे मना कर रही थी। मुझे देखकर नीलम दीदी कुछ घबरा सी गई, लेकिन विनय बिल्कुल सामान्य सा खड़ा हुआ था। मैंने भी नीलम दीदी से कहा, अब क्यों नहीं। पहले वह हर वक्त नजरें रखता था, लेकिन अब वह नीलम दीदी को ताकता रहता है। कभी मुझे लगता है कि नेहा दीदी को सच में अपने मायके चले जाना चाहिए था, और कभी लगता है कि शायद मैं ही विनय के बारे में गलत सोच रही हूँ। लेकिन एक दिखा मुझे सोच में डाल दिया। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई। दीदी बरामदे में लगी गमलों में पानी दे रही थी। उन्हें फुलवारी का बहुत शौक था। जब विक्रम भाई जिंदा थे तो वह हर किस्म के फूलों के पौधे उन्हें लगा कर देते थे, और हमारा पूरा बरामदा दीदी के हाथों द्वारा पौधों से सजा हुआ था। मैं भी नीलम दीदी के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करती हूँ और खूब सारी बातें भी। जैसे ही मैं बाहर आई, सामने बरामदे का नजारा देखा तो मेरे मुंह बहुत जोर का झटका लगा। नीलम दीदी ने विनय के मुंह पर बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। फिर से कहने लगी कि तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आई मुझे ये सब कहते हुए। मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी हूँ और तुम्हारी भाभी अभी के अभी चले
जो मेरी नज़रों के सामने से नीलम दीदी बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही थी। विनय अभी भी नज़र झुकाए उनके सामने खड़ा था। मैं ये देखकर एकदम से चुप हो गई क्योंकि दोनों की नज़र मुझमें पर नहीं गई थी। विनय की नज़र नीलम दीदी पर गलत तरीके से टिकी हुई थी। लेकिन विनय बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वह कहने लगा मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है। नीलम भाभी, विनय पहले से ही भाभी ही कहता था, कभी उसने यूं दीदी को नाम से नहीं पुकारा था। उसने दीदी को मनु भाभी बोल दिया था। इस बार गुस्सा होकर बोली, विनय तुम मुझे भाभी कहो, खबरदार जो मुझे मेरे नाम से बुलाया तो। नीलम दीदी की आंखें गुस्से से निकली जा रही थी। बोला, भाभी तो आप मेरी तब थी जब विक्रम भाया जिंदा थे। मैंने आपको हमेशा इज्जत भरी निगाह से देखा है और आज भी सिर्फ इज्जत भरी नज़र से देखा हूँ। मुझे आपको इस हाल में देखकर दुख होता है। मेरा दिल करता है, विक्रम भाया की जिंदगी में मैंने आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगली जिंदगी में भी हंसती मुस्कुराती बिताए। लेकिन भाभी जी, आप शायद ये सब समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है। मैंने कहा, दीदी जी क्या बात है, क्यों रो रही है? मैं उनकी हर बात जानती थी लेकिन अनजान बनी रही थी। मुझे देखकर लगा था नीलम दीदी जटानी वही खड़ी थी